हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब इस चैनल में एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है। वो सीरीज ये रहेगी कि जितनी भी लैब टेक्निक्स हैं, जितना भी फील्ड है लाइफ साइंसेस का, वहाँ पे पॉसिबल क्वेश्चन उस टेक्निक से रिलेटेड क्या पूछे जा सकते हैं आपसे किसी भी इंटरव्यू में। अगर आप किसी भी सीएसआईआर की लैब में इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पोजीशन पे या किसी पीएचडी पोजीशन पे या किसी भी रैंडम पोजीशन पे, तो वहाँ पे क्या-क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आपसे उस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे विथ एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। तो एक पूरी सीरीज रहने वाली है जहाँ पे हर टेक्निक के स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैं टाइम टू टाइम लेके आती रहूंगी। अगर ये सीरीज आप लोग बहुत पसंद करते हो या मुझे लगता है कि इससे ऑडियंस का रीच बढ़ रहा है, तो मैं ऐसी सीरीज को बहुत कंटिन्यू करूंगी जहाँ पे मैं मल्टीपल टेक्निक्स और उससे रिलेटेड इंटरव्यू के जितने पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विथ देयर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड आंसर्स। ओके, तो शुरू करते हैं इस सीरीज का सबसे पहला टॉपिक जो कि है पीसीआर। ओके, तो ये सीरीज का पार्ट 1 है। इसके बाद मैं पार्ट 2 लेके आऊंगी, पार्ट 3 लेके आऊंगी, जहां जहां पे मुझे मेरे एकेडमिक जर्नी में जितने क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए हैं या मेरे फ्रेंड से पूछे गए हैं, या जो जो भी चीज़ें मैं इमेजिन आउट कर सकती हूँ या जो भी चीज़ें मैंने पढ़ रखी हैं, जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में आप सभी से शेयर करूंगी, ताकि मैक्सिमम लोगों को पता चल पाए कि जब आप किसी इंटरव्यू में बैठते हो तो वहाँ पे आपसे क्या क्या क्वेश्चंस लैब से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ओके, तो पहला टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है पीसीआर। ओके, तो पीसीआर के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है जहाँ पे हम 2-3 चीजें डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं पार्ट 2 लेके आऊंगी अगर मुझे लगेगा कि इससे ऑडियंस का रीच बढ़ रहा है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, अगर हम ये समझे कि पहला क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है जो पूछा जाता है, वो ये है कि व्हाट इफ योर पीसीआर इज नॉट शोइंग एनी बैंड ऑन द जेल, व्हाट पॉसिबल रीजन वुड यू चेक। ओके, तो इमेजिन आपने पीसीआर रन किया। उस पीसीआर को रन करने के बाद आपने जब उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, जब आपने वो आइसोलेटेड डीएनए, एम्पलीफाइड डीएनए सारा प्रोसेस करने के बाद जब आप उसको जेल पे रन करोगे अपने सैंपल्स को, और आपके सैंपल्स में अगर किसी भी तरह का कोई बैंड नहीं शो हो रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या-क्या गलती आपसे हो सकती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहली कॉमन गलती जो हो सकती है वो ये होती है कि आपका जो टेम्पलेट का क्वांटिटी है ना, या जो कह लो टेम्पलेट का जो क्वालिटी है, वो बहुत खराब है, वो बहुत लेस है। ओके, तो अगर टेम्पलेट लेस है या डिग्रेडेड है, तो कैसे आपका पीसीआर इफेक्ट इफेक्ट होगा, ये सारी चीजें मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो पहला रीजन क्या हो गया कि अगर आपके टेम्पलेट डीएनए की क्वालिटी या क्वांटिटी बहुत खराब है या बहुत कम है, तो भी आपके पीसीआर के जेल में आपको किसी भी तरह का कोई बैंड नजर नहीं आएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर आपने गलत तरह से प्राइमर को डिजाइन किया है, अगर आपके प्राइमर स्पेसिफिक नहीं है या उनका रॉन्ग मेल्टिंग टेम्परेचर है, तो भी आपके जेल पे आपको किसी भी तरह का कोई बैंड शो नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे लाइक लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगी, बट अभी आप एक ओवरऑल आइडिया ले लो कि पॉसिबिलिटी क्या-क्या हो सकती है। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या रह सकती है कि मैग्नीशियम कंसंट्रेशन इन बफर। इसमें अगर किसी भी तरह का चेंजमेंट है या मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन बैलेंस आउट नहीं हो रहा है, तो भी आपके पीसीआर पे आपको किसी भी आपके जेल पे किसी भी तरह का कोई बैंड नहीं शो होगा। ठीक है, क्या होता है मैग्नीशियम कंसंट्रेशन, ये सब चीजें मैं आपको ब्रीफली प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद क्या, अगर आपका एनेलिंग टेम्परेचर काफी हाई है, इमेजिन हर प्राइमर का स्पेसिफिक एनेलिंग टेम्परेचर होता है, राइट, उसको हम वेलेस रूल से कैलकुलेट करते हैं। अगर आपका एनेलिंग टेम्परेचर आपके प्राइमर के अकॉर्डिंग नहीं है, तो भी आपके पीसीआर वाले जो जेल रन करोगे उस पे आपको किसी भी तरह का कोई बैंड शो नहीं होगा। और क्या रीजन हो सकता है कि अगर किसी भी तरह का पीसीआर इनिबिटर का कंटामिनेशन है। क्या होते हैं पीसीआर इनहिबिटर्स, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर आपका पॉलीमरेज यानी कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आप पीसीआर के लिए यूज कर रहे थे, अगर वही इनएक्टिवेट हो गया, तो भी आपको पीसीआर वाले जेल में किसी भी तरह का कोई बैंड शो नहीं होगा। ओके, तो ये सारे बेसिक रीजंस हैं जो आपको, अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और आपने बाद में उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे अपने सैंपल्स को रन कराया, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई बैंड नहीं शो हो रहा है, तो यही रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो अब एक 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 पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअली में चीजें कैसे होती हैं।
तो इमेजिन पहला आंसर क्या था कि अगर आपको कोई भी जेल में आपको कोई भी बैंड नहीं मिला है, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आपका टेम्पलेट डीएनए ही खराब क्वालिटी या क्वांटिटी में होगा। तो क्या होता है टेम्पलेट डीएनए? तो मैंने आपको हमेशा बताया है, जब मैंने पीसीआर इस चैनल में पढ़ाया था, पहला वीडियो पीसीआर का ही मैंने अपलोड किया था। तो पीसीआर में मैंने क्या बताया था कि ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जब पीसीआर के लिए जाता है, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में टूट जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम उसको इतना हाई मेल्टिंग टेम्परेचर दे देते हैं, इतना डीनेचुरेशन का टेम्परेचर 95 के अराउंड रहता है, और उससे क्या होता है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये किसमें टूट जाता है? ये सिंगल स्टैंडर्ड में बदल जाता है, ठीक है? अब क्या हो रहा है कि अगर ये टेम्पलेट, अब ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों टेम्पलेट का काम करते हैं। अगर ये टेम्पलेट ही खराब है, टेम्पलेट ही डैमेज है, या मान लीजिए टेम्पलेट का क्वांटिटी इतना कम है कि ना पॉलीमरेज़ उस पे आके बाइंड कर पाया, ना प्राइमर आ पाए, तो वो पॉलीमराइज़ेशन ही नहीं होगा। जब पॉलीमराइज़ेशन ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका डीएनए एम्प्लीफाई नहीं होगा, और जब डीएनए एम्प्लीफाई हुआ ही नहीं, तो आप उसको जेल में कितना भी रन करा लो, आपको किसी भी तरह का कोई बैंड शो नहीं होगा। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या हो गई कि अगर टेम्पलेट डीएनए की क्वालिटी या क्वांटिटी बहुत खराब है, तो आपका पॉलीमराइज़ेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको आपके जेल पे किसी भी तरह का कोई बैंड नहीं दिखाई देगा। ओके? दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने क्या बताई थी कि अगर आप गलत तरह से प्राइमर को डिज़ाइन करते हैं। कैसे प्राइमर डिज़ाइन होता है? तो हम सबको पता है कि एक जो आइडियल प्राइमर लेंथ होता है, वो 18 से 25 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। अगर आपने इससे ज़्यादा प्राइमर ले लिया, तो उसकी स्पेसिफिसिटी कम हो जाएगी। अगर आपने इससे कम लेंथ का प्राइमर ले लिया, तो भी उसकी स्पेसिफिसिटी जो होती है, वो बहुत कम हो जाएगी, ओके? तो अगर आपने इससे कम शॉर्टर लेंथ के प्राइमर डिज़ाइन करे, तो उसकी जो स्पेसिफिसिटी है, वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर आपने बहुत लंबे लेंथ के प्राइमर डिज़ाइन कर दिए, तो उसकी कैपेसिटी, उसकी बाइंड करने की प्रोबेबिलिटी उस टेम्पलेट से क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी, तो भी आपका प्राइमर ढंग से काम नहीं कर पाएगा। जब प्राइमर ही काम नहीं करेगा, तो पॉलीमरेज़ आके कहाँ पे बाइंड करेगा, और जब पॉलीमरेज़ नहीं बाइंड करेगा, तो किसी भी तरह का एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा, और आपके जेल पे आपको किसी भी तरह का कोई बैंड शो नहीं करेगा। उसके बाद जब हम प्राइमर डिज़ाइन करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हम ध्यान रखते हैं, हमारे प्राइमर की लेंथ। दूसरी चीज़ जो हम ध्यान रखते हैं कि हमारे प्राइमर का जीसी कंटेंट कितना है। तो हमें पता है आइडियल जीसी कंटेंट 40 टू 60% होना चाहिए। अगर 40 टू 60% है, इसका मतलब वो प्राइमर कैसा है? स्टेबल है। क्यों? क्योंकि जी और सी हमेशा एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और एडेनिन और थाइमिन हमेशा एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड से कोई चीज़ जुड़ी है, तो उसको तोड़ना आसान नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू जो चीज़ डबल बॉन्ड में ज़्यादा है, ओके? तो अगर डीएनए में एडेनिन और थाइमिन का कंटेंट ज़्यादा है, जीसी के कंपैरिज़न में, तो वो प्राइमर की स्टेबिलिटी अपने आप कम हो जाएगी। अगर हमारे प्राइमर में जीसी का कंटेंट ज़्यादा है 80 के कंपैरिज़न में, तो ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारा प्राइमर कैसा है? बहुत स्टेबल है। तो एक दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि जीसी कंटेंट। इसके बाद आप आइडियल प्राइमर कैसे बनाओगे कि अगर प्राइमर का टीएम यानी कि प्राइमर का मेल्टिंग टेम्परेचर 50 टू 65 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए। अब हमको पता है कि प्राइमर्स दो टाइप के होते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर, ठीक है? तो मेल्टिंग टेम्परेचर आप कैसे कैलकुलेट करते हो? जब आप उसमें -5 कर दोगे एनीलिंग टेम्परेचर में, राइट? तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्राइमर का मेल्टिंग टेम्परेचर इतना है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्राइमर का मेल्टिंग टेम्परेचर उसके एनीलिंग टेम्परेचर के आसपास उससे 5 कम ही होना चाहिए। अगर आप ये गलती करते हो, तो भी आपके प्राइमर अच्छे से काम नहीं कर पाएँगे। उसके बाद क्या होता है 3 प्राइम एंड स्टेबिलिटी, ठीक है? तो अगर आपका 3 प्राइम एंड में पॉलीमराइज़ेशन ऑफ एडेनिन नहीं है, लाइक एडेनिन टेल नहीं है, ठीक है? तो ये क्या करता है? अवॉइड रन्स ऑफ आइडेंटिकल बेस। तो ये आइडेंटिकल बेसेस बहुत ज़्यादा है ना, तो उसमें रन ही नहीं शो करेगा, उसकी कैपेसिटी अपने आप कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि एंड विथ जी और सी। तो हमारा जो प्राइमर होता है ना, वो जीसी क्लैंप बना लेता है। अब जब जीसी क्लैंप बना लेगा, तो ऑब्वियसली उसका पॉलीमराइज़ेशन में प्रॉब्लम आएगा, तो भी वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। 5वां रीज़न क्या हो सकता है कि अगर किसी भी तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहा है। क्या होता है? हमने पढ़ा है हेयर पिन लूप्स बन जाते हैं, राइट? प्राइमर अपने आप डाइमराइज़ हो जाते हैं, जिसको प्राइमर डाइमर बोलते हैं, ठीक है? या प्राइमर्स खुद में ही डाइमर फॉर्म कर लेते हैं, अगर उनका लेंथ प्रॉपर नहीं है, वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रीजन फाइंड आउट करेंगे और एक दूसरे से जुड़ जाएँगे, या क्रॉस डाइमर बना लेंगे। तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो भी आपके प्राइमर्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएँगे, और प्रॉपर्ली एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा, और जेल में आपको किसी भी तरह का कोई बैंड शो नहीं होगा।
ओके, ये सारी चीज़ें कैसे आप चेक कर सकते हो? तो प्राइमर 3 या ओलिगो एनालाइज़र एक तरह का टूल है जिसको यूज़ करके आप अपने प्राइमर की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हो। इसके बाद अगला रीज़न क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंटैरिटी क्या होता है? फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर शुड नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री। हमको अच्छे से पढ़ाया गया है कि जभी भी आप प्राइमर डिज़ाइन करते हो तो आप मेक श्योर करो कि फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए। अगर वो फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो वो सेल्फ बाइंडिंग कर लेंगे और आपका प्राइमर काम ही नहीं कर पाएगा, आपका पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। तो सबसे पहला हमने समझ लिया कि अगर हमारे टेम्पलेट डीएनए की क्वालिटी क्वांटिटी बहुत खराब है तो भी हमें जेल नहीं दिखेगा। दूसरा रीजन हमने समझ लिया कि अगर हमारे प्राइमर डिजाइनिंग में इशू आ रहा है तो भी हमारा जेल में हमें कोई बैंड नहीं दिखेगा। अगला रीज़न मैंने क्या बताया था कि अगर हम मैग्नीशियम के कंसंट्रेशन की बात करें, अब हमको सबको पता है जब हम टैग पॉलीमरेज़ पढ़ते हैं आज के टाइम में जब हम पीसीआर करते हैं, तो जो एंजाइम एज़ अ डीएनए पॉलीमरेज़ हम यूज़ करते हैं वो होता है टैग डीएनए पॉलीमरेज़। ओके, तो टेम्परेचर को रेज़िस्ट कर लेता है, टेम्परेचर की कैपेसिटी हैंडल करने की बहुत अच्छी होती है इसकी, इसलिए हम ये एंजाइम अब पीसीआर में यूज़ करते हैं। और हमको ये भी पता है कि इस एंजाइम के लिए एक को फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है जो होता है मैग्नीशियम। अगर हमने इस एंजाइम में मैग्नीशियम नहीं दिया और पूरा पीसीआर रन करा दिया, पूरा मास्टर मिक्स रिएक्शन मिक्स बना के, तो क्या होगा कि वो जब उसको बेसिक चीज़ ही नहीं मिली है, मैग्नीशियम मिला ही नहीं जो कि उसके काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो पॉलीमरेज़ क्या करेगा? काम ही नहीं करेगा और हमारा एक्सपेरिमेंट फ़ेल हो जाएगा। हमारे जो डीएनटीपीज़ हैं उनका एडिशन हो ही नहीं पाएगा। ओके, तो क्या रहता है रोल? तो ये एक तरह का कैटालिटिक रोल करता है। क्या होता है कैटलिस्ट? हम सबने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि किसी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। तो मैग्नीशियम भी एक तरह से पीसीआर के लिए कैटलिस्ट का काम करता है जो कि पॉलीमरेज को हेल्प करता है डीएनटीपीस को टेम्पलेट स्टैंड में जोड़ने के लिए बाय द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो ये सारी चीजें बहुत साइंटिफिकली हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम जरूर होना चाहिए आपके पीसीआर में। ओके, तो एक बफर जब हम पीसीआर रन करते हैं तो एक बफर यूज करते हैं जिसमें मैग्नीशियम ऑलरेडी पड़ा रहता है जिसको हम टैग बफर कहते हैं। टैग बफर में मैग्नीशियम रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अगर हमने मैग्नीशियम नहीं दिया तो टेम्पलेट और प्राइमर की बाइंडिंग नहीं होगी। प्रॉपर मैग्नीशियम कंसंट्रेशन स्टेबलाइजेस प्राइमर टेम्पलेट डुप्लेक्स। तो अगर हमने टेम्पलेट में प्राइमर को बाइंड करा दिया और वो बाइंड तो हो गया, लेकिन क्या उसकी स्टेबिलिटी वैलिड रहेगी अगर उसके पास मैग्नीशियम नहीं है? तो आंसर है नहीं। तो मैग्नीशियम होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने प्राइमर और टेम्पलेट का डुप्लेक्स मेंटेन करना चाहते हैं। ओके, इसके बाद फिडिलिटी एंड यील्ड बैलेंस। क्या होता है यील्ड बैलेंस? अगर आपने लो मैग्नीशियम कंसंट्रेशन रखा तो किसी भी तरह का एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा। अगर आपने उत्साहित होकर बहुत ज्यादा मैग्नीशियम डाल दिया तो उसकी स्पेसिफिसिटी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। वो कैसा हो जाएगा? नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन होगा। जब नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन होगा तो ऑब्वियसली आपको किसी भी तरह का कोई बैंड नहीं शो होगा। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा रीज़न मैंने बताया था कि अगर एनीलिंग टेम्परेचर हम बहुत हाई रखते हैं, तो ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हर प्राइमर का स्पेसिफिक एनीलिंग टेम्परेचर रहता है। अगर आपने उस प्राइमर को उसके स्पेसिफिक एनीलिंग टेम्परेचर पर नहीं बाइंड कराया, आपने पीसीआर पे अपना एनीलिंग टेम्परेचर सही नहीं रखा, तो आपका प्राइमर बाइंड नहीं होगा आपके टेम्पलेट डीएनए से और उसके बाद उसका एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा। जब एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा तो आप उसको जेल में कितना भी लोड करते रहो, जेल में आपको आपके किसी भी तरह का कोई बैंड दिखाई नहीं देगा। इसके बाद क्या हुआ कि इवन इफ सम बाइंडिंग हैपेंस, ओनली मोस्ट परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री साइट्स आर टारगेटेड, सो यू मे गेट वेरी लो यील्ड। ठीक है, तो लो यील्ड है तो 1% में दिखाई देगा, 2% के जेल में दिखाई ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 2% जेल का थिकनेस इतना ज्यादा है कि वो चीज आपको वो कैपेसिटी होल्ड ही नहीं कर पाएगा, तो वो आपको किसी भी तरह का कोई बैंड शो नहीं करेगा। तीसरा क्या रीजन था? इन क्यूपीसीआर हाई एनीलिंग टेम्परेचर रिड्यूसेस फ्लोरेसेंस सिग्नल। ठीक है, तो जब आप क्यूपीसीआर यानी कि क्वांटिटेटिव पीसीआर करते हो तो उसमें हमको पता है कि वो टैगमैन ऐसे के थ्रू काम करता है, फ्लोरेसेंस के थ्रू काम करता है। तो अगर आपने हाई एनीलिंग टेम्परेचर को कम कर दिया, ठीक है, अगर आपने बहुत हाई एनीलिंग टेम्परेचर दे दिया तो वो फ्लोरेसेंस के सिग्नल को एक्सप्रेस करने की जो कैपेसिटी होती है ना वो कम हो जाएगी। तो जब फ्लोरेसेंस एक्सप्रेस ही नहीं होगा तो एम्प्लीफिकेशन का कोई मतलब नहीं बनता। तो जब एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा तो किसी भी तरह का बैंड आपके जेल में नहीं शो होगा।
अगला रीज़न क्या बताया था मैंने कि अगर आपके सैंपल में किसी भी तरह का पीसीआर इन्हिबिटर का कंटामिनेशन हो जाता है, तो भी आपका डीएनए एम्प्लीफाई नहीं होगा और आपको आपके जेल में किसी भी तरह के बैंड्स शो नहीं होंगे। ओके? तो ब्लड कंपोनेंट, ब्लड में हमें पता है हीमोग्लोबिन होता है, हेपेरिन होता है और इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। ठीक है? हीमोग्लोबिन पीसीआर का बहुत बड़ा इन्हिबिटर है। तो अगर आप ब्लड से डीएनए आइसोलेट कर रहे हो और आपने प्रॉपर्ली आइसोलेशन का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है, तो हीमोग्लोबिन आपके उस सैंपल में पहुंच जाएगा। जब आप उसी आइसोलेटेड डीएनए को पीसीआर में रन कराओगे और पीसीआर में रन जब कराओगे तो उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो हमारा डीएनए एम्प्लीफाई नहीं होगा। जब डीएनए एम्प्लीफाई नहीं होगा, तो जब आप उसको आपके जेल में रन कराओगे, तो जेल में आपको किसी भी तरह का कोई भी बैंड शो नहीं करेगा। ओके? तो हमको पता चल गया ब्लड कंपोनेंट भी पीसीआर के इन्हिबिटर की तरह काम करते हैं। अगला क्या पीसीआर इन्हिबिटर हो सकता है? अगर आप कोई प्लांट सैंपल अगर आप लीफ से कोई फ्रूट से किसी फ्रूट से कोई डीएनए एक्सट्रैक्ट करे हो और अगर उसमें किसी भी तरह का पॉलीसैकेराइड या पॉलीफिनॉल या ह्यूमिक एसिड जो कि प्लांट है सॉइल बहुत बड़ा प्लांट पीसीआर का इन्हिबिटर है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ें उस आइसोलेटेड डीएनए में रह गई, तो भी आपका पीसीआर नहीं रन हो पाएगा, आपका पीसीआर का जो सैंपल है वो एम्प्लीफाई नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगर किसी भी तरह का केमिकल कंटामिनेंट होते हैं जैसे कि फिनॉल। अब हमको पता है कि हम फिनॉल क्लोरोफॉर्म आइसोअमाइल अल्कोहल वाला मेथड फॉलो करते हैं यूजुअली लैब में जब हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं और हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा फिनॉल पूरी तरह से बाहर आ जाए, ठीक है? वो सैंपल में नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिनॉल रह जाता है। इथेनॉल की वॉशिंग करोगे, इथेनॉल रह गया, आपने उसको प्रॉपर्ली इंक्यूबेट नहीं किया रूम टेम्परेचर पे, तो भी प्रॉब्लम होए। अगर आपने ईडीटीए यूज़ करोगे तो ईडीटीए रह गया या डिटर्जेंट रह गया या किसी भी तरह का ग्वानिडीनियम सॉल्ट रह गए, तो ये सारे चीज़ें जो है ना, ये पीसीआर के इन्हिबिटर की तरह काम करते हैं। तो आपका पीसीआर में इन्हिबिटर है, तो पीसीआर रन नहीं हो पाएगा। रन नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियसली सेम कंडीशन आ जाएगी, जेल पे आपको किसी भी तरह का कोई बैंड दिखाई नहीं देगा। इसके बाद अगर किसी भी तरह का एनवायरमेंटल कंटामिनेशन होता है जैसे कि ह्यूमिक सब्सटेंस, ठीक है, मिट्टी हो गई या यूरिया हो गया, ठीक है, अगर आप फीकल मेथड से फीकल फीकल मटेरियल से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि किसी भी तरह का केमिकल कंटामिनेशन आपके डीएनए में नहीं होना चाहिए। अगर डीएनए में किसी भी तरह का केमिकल कंटामिनेशन है तो वो पीसीआर में इनहिबिटर की तरह काम करेगा और इनहिबिटर पीसीआर में एम्पलीफाई नहीं होने देगा चीजें। और जब पीसीआर में चीज़ें एम्प्लीफाई ही नहीं होंगी तो वो जेल में रन नहीं होंगी और जेल में रन नहीं होंगी तो आपको किसी भी तरह का कोई बैंड नहीं शो होगा। लास्ट रीज़न मैंने आपको बताया था पॉलीमरेज़ का इनएक्टिवेशन। अगर आपके पीसीआर में पॉलीमरेज़ ही इनएक्टिवेट हो गया, मेन कैरेक्टर एनर्जी ही खत्म हो गई, मेन कैरेक्टर की डेथ हो गई, ठीक है? तो क्या होगा, पीसीआर हो पाएगा क्या? नहीं। पॉलीमराइज़ेशन मतलब डीएनटीपीज़ को टेम्पलेट पे कौन ऐड कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज़ ही नहीं है, वही एक्टिव नहीं है, तो किसी भी तरह का एम्प्लीफिकेशन होगा? नहीं होगा। एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा तो किसी भी तरह का आपको बैंड नहीं जेल में शो होगा। तो अगर आपने हीट डीनेचुरेशन कर दिया है, बहुत ज़्यादा डीनेचर कर दिया है डीएनए को, तो भी क्या होगा कि आपका डीएनए एम्प्लीफाई नहीं होगा, टेम्पलेट बहुत खराब हो गया, ठीक है? अगर आपने किसी भी तरह का, ये देखो, ये जो स्लाइड है ना, ये ओवरऑल पुरानी चीज़ों के बारे में बात कर रही है। अगर आपने इन्हिबिटर्स का यूज़ कर लिया है, गलती से कोई इन्हिबिटर चला गया है, ठीक है, तो क्या होगा, तो भी आपका डीएनए एम्प्लीफाई नहीं होगा। अगर आपने किसी भी तरह का प्रोटीन डीनेचुरेशन कर दिया है बाय ब्लड टिश्यू इन्हिबिटर, तो भी आपका डीएनए एम्प्लीफाई नहीं होगा, ठीक है? तो मैंने बताया हीमोग्लोबिन हो गया, हेपेरिन हो गया, इम्यूनोग्लोबिन्स हो गया, ये सारी चीज़ें क्या पीसीआर इन्हिबिटर की तरह काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ब्लॉक कर देंगे पॉलीमरेज़ को एम्प्लीफिकेशन शुरू करने के लिए, ठीक है? अगर आपका प्रोटियोलिसिस या स्टोरेज इश्यू आ गया, इमेजिन आपने कोई सैंपल कहीं से कलेक्ट किया, उसको आपने सर्टेन अच्छे टेम्परेचर पे स्टोर नहीं किया है, या तो आपको वो -20 में स्टोर करना चाहिए था या तो 4 डिग्री में करना चाहिए था और आपने उसको सही से स्टोरेज उसका नहीं किया, तो क्या होगा कि वो सारी चीज़ों का प्रोटियोलिसिस हो जाएगा, सारा चीज़ें खराब हो जाएँगी। जो आपका सैंपल है, जो आपका डीएनए है, वो ही डैमेज हो जाएगा और आपका डीएनए ही नहीं रहेगा तो एम्प्लीफिकेशन होगा किसका? पॉलीमरेज़ किस पे बाइंड करेगा? एक्टिवेशन कैसे होगा पॉलीमरेज़ का? नहीं हो पाएगा। तो किसी भी तरह का एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा, किसी भी तरह का बैंड आपको नहीं दिखाई देगा। अगर आपने अपने डीएनए को बहुत ज़्यादा यूवी एक्सपोज़र दे दिया है, तो ऑब्वियसली डीएनए की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों खराब हो जाएँगी। जब डीएनए का टेम्पलेट ही नहीं रहेगा, तो पॉलीमरेज़ जाके बाइंड कैसे करेगा? जब पॉलीमरेज़ बाइंड ही नहीं करेगा, तो एक्टिवेशन कैसे होगा? तो ये सारी चीज़ें, ये सारे रीज़न्स हैं। अगर आप गलती करते हो, तो आपका जो पीसीआर का जितना एक्सपेरिमेंट है, वो सब कैसा हो जाएगा? खराब हो जाएगा और जब पीसीआर का एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा, तो आपको आपके डीएनए पे किसी भी तरह का जेल पे आपको डीएनए का किसी भी तरह का कोई बैंड शो नहीं होगा।
ओके, तो एक कंडीशन मैं आपको और समझाती हूँ। इफ यू सी मल्टीपल नॉन स्पेसिफिक बैंड, दूसरा क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ लिया गया कि आपको किसी भी तरह का कोई बैंड नहीं शो हुआ पीसीआर लगाने के बाद, ठीक है। अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया कि नहीं, आपने पीसीआर रन किया, आपको उतनी चीजें नहीं दिखने, उतने बैंड्स नहीं दिखने चाहिए थे, लेकिन आपको मल्टीपल नॉन स्पेसिफिक बैंड्स दिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आपको कैसे आप चीजों को हैंडल करेंगे? क्या क्या ट्रबल शूटिंग करेंगे? ओके, तो सबसे पहला ट्रबल शूट क्या करोगे कि आप अपने प्राइमर्स का एनीलिंग टेम्परेचर बढ़ा दोगे। जब आप प्राइमर्स का एनीलिंग टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो प्राइमर्स की स्पेसिफिसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब प्राइमर स्पेसिफिक हो जाएंगे रीजन को लेके, तो उनका एम्पलीफिकेशन का जो मेथड होगा वो कैसा रहेगा? मोस्टली एक्यूरेट हो जाएगा, वो नॉन स्पेसिफिक नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप टच डाउन पीसीआर को यूज करोगे। टच डाउन पीसीआर क्या होता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आप कमेंट सेक्शन में ये चीजें क्यूरियस होते हैं उन चीज़ों को लेके लेके तो डेफिनेटली मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो आप दूसरा चीज़ क्या कर सकते हो कि आप टच डाउन पीसीआर को यूज़ करोगे। तीसरा क्या करोगे कि अगर आपको स्पेसिफिक बाइंडिंग नहीं मिल रही है, नॉन स्पेसिफिक बैंड्स आपको जेल में दिखाई दे रहे हैं अपना पीसीआर रन करने के बाद, तो आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाएगी? प्राइमर की डिजाइनिंग में। तो आप अपने प्राइमर्स को दोबारा से डिजाइन करो, दोबारा से जीसी कंटेंट चेक करो, दोबारा से एनीलिंग टेम्परेचर चेक करो, दोबारा से मेल्टिंग टेम्परेचर चेक करो। फिर भी नहीं हो रहा तो आपको ऑब्वियसली आपको पता है मैग्नीशियम बहुत जरूरी है, आप मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन ऑप्टिमाइज करो, देखो अपना मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन चेक करो। अगर तब भी नहीं हुआ तो आप हॉट स्टार्ट टैग पॉलीमरेज यूज करो। ठीक है, हॉट स्टार्ट टैग पॉलीमरेज क्या होता है मैं बता चुकी हूँ 1000 बार। टैग पॉलीमरेज टेम्परेचर को हैंडल कर लेता है, ठीक है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है, थर्मस एक्वाटिकस से डिराइव होता है। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो अगर आपको आपके जेल में नॉन स्पेसिफिक बैंड्स दिखाई दे रहे हैं तो ये सीरीज का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पीसीआर से रिलेटेड आपसे कोई साइंटिस्ट पूछ सकता है या किसी इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी अगर मैं देखूंगी कि मुझे इन वीडियोस से ऑडियंस की रीच काफी मिल रही है देन। ओके, सो थैंक यू so much everyone for watching. Don't forget to subscribe the channel, and if you are liking the content, then don't forget to share with your friends and people so that you can all grow together. Thank you so much. Bye bye, take care.